हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 2 नंबर के क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है हम उसको मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको काफी आसानी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो हल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस विषम पूर्णांक को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो आइए क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, a बराबर bq + r। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए a बराबर bq + r। तो हमने जो है विषम पूर्णांक को a मान लिया है, तो a हमारे पास ऑलरेडी है। अब बचा हमको b, Q और R। B और Q और R कहां से लाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, 6Q + 1 दिया है। तो हम पहला में देखते हैं 6Q + 1, ये जो है आपका बिल्कुल इस वाले रूप का है, यानी BQ + R के रूप का है। ठीक है, क्योंकि जहां पे देखिए B का मान क्या हो जाएगा, B का मान आपका 6 हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा 6, और Q का वैल्यू Q ही है, और R का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, B की जगह 6 है, Q की जगह Q है और R की जगह 1 है। ये समीकरण 1 नंबर में देखिए। समीकरण 2 में भी देख लीजिए, b की जगह 6 है, q की जगह q है और r की जगह 3 है। फिर समीकरण 3 में आप देखेंगे तो b की जगह आपका क्या है 6 है, ये b है आपका, ये आपका q है और ये आपका r है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको bq + r दिया हुआ है और a आपको नहीं दिया था, तो हमने a को यहाँ पे मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमको किसकी जरूरत है, b की जरूरत है, q की जरूरत है और r की जरूरत है। तो b बराबर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका b बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 इसलिए हुआ क्योंकि आप इसमें देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ पे भी आपका 6 है, तीनों जगह 6 है, इसलिए b हमारा 6 हो जाएगा। अब हमें चाहिए q, तो q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो q के जगह देखिए कोई नंबर नहीं, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, तो q की जगह आप Q ही लिख लीजिए। उसके बाद रही बात R की। ठीक है दोस्तों, तो अब R क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, R बराबर देखिए, R में आपको 3 है, 1 है और 5 है। लेकिन जब आप किसी संख्या में भाग लगाते हैं दोस्तों, मान के चलिए आप 4 लेते हैं, ठीक है, और 4 से भाग आप 9 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 9 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो b मतलब क्या होता है, b मतलब होता है भाजक, यानी कि भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे जब भी आप किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो ये जो नंबर होता है शेषफल से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, और शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। और यहाँ पे भाजक कितना है, 6 है। तो r जो है यहाँ पे 0 से लेकर के 5 तक का नंबर हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे आपका r जो है या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और उसके बाद 5 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि भाजक से छोटा होता है r हमारा। शेषफल क्या होता है, r मतलब शेषफल, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना लिख लेने के बाद अब आपको लिख लेना है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। उसके बाद क्या एल्गोरिथ्म है हमारा यूक्लिड का, तो लिख लेते हैं यहाँ पे a बराबर bq + r, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इन सभी मानों को बैठा देना है। ठीक है, तो r यहाँ पे देखिए r अलग अलग है। ठीक है, तो r के अलग अलग मान को हम r की जगह पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
जब r बराबर हम कितना ले लेते हैं 0, r का मान पहले हम क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। r बराबर जब 0 होगा तब हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेयिका क्या बनेगा, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a की जगह तो a ही रह जाएगा, है ना। उसके बाद बराबर b का मान कितना है दोस्तों 6 है, तो 6 डाल दीजिए। q का मान q ही है तो q डाल दिए, प्लस r का मान कितना ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, तो 6q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए तब जब r बराबर 0 होगा तब a बराबर 6q प्लस 0 होगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। साइड में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब r का मान ले लेते हैं 1, तो लिखते हैं जब r बराबर 1, r हम क्या ले रहे हैं आप 1 ले रहे हैं, तो अब हमारा क्या प्रमेयिका बन जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a की जगह तो a ही रहेगा, अब b की जगह वही 6 रहेगा, b की जगह क्या है 6 और q की जगह q ही रहेगा, प्लस r की जगह खाली मान बदल जाएगा, r का मान 1 रखे हैं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका दूसरा मान लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं, जब अब r का मान कितना ले लेते हैं, r बराबर 2 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे सारे मान को डालना है। r बराबर जब 2 होगा तो हमारा प्रमेयिका क्या बनेगा, a बराबर b के जगह 6 ही रहेगा, उसके बाद q ही रहेगा, प्लस r का मान बदल जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेज पलट लिया है। ठीक है दोस्तों, तो r का मान 2 लिए थे, अब हम क्या ले लेते हैं r का मान 3 ले लेते हैं, तो लिखते हैं जब r बराबर क्या ले लेते हैं हम 3 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, r का मान 3 ले लेंगे तो क्या प्रमेयिका था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, तो a का मान तो a ही रहेगा और b का मान हमने क्या लिया है 6 और उसके बाद q का मान q प्लस r का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं, 3 उधर हो चुका था। फिर अब क्या करते हैं, r का मान 4 ले लेते हैं, जब r बराबर कितना हो जाएगा 4 ले लेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6q प्लस r की जगह 4 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर r का मान कितना लेना है 5 लेना है, क्योंकि 5 तक हमको r का मान लेना है। जब r बराबर कितना 5, ठीक है दोस्तों, तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर है, तो यानी कि a बराबर 6q प्लस आर की जगह में क्या डाल देंगे 5 डाल देंगे, तो ये हमारा समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने 5 मान लेना था आर का, तो पांचों को ले लिए हैं। इसके बाद अब आपको क्या देखना है, इसके बाद अब आपको देखना है दोस्तों कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन में अब आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन में देखिए आपको 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है कि नहीं होता, आप देख सकते हैं। तो आप पहला नंबर समीकरण में देखिए 6q प्लस 1 के रूप का हमको पहला नंबर में मिल गया, उसके बाद तीसरा नंबर में नहीं है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे एक तो आपको मिल गया, ये वाला मिल गया। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे तरफ, समीकरण 4 में आपको 6q प्लस 3 के रूप का मिल गया और समीकरण 6 में आपको 6q प्लस 5 के रूप का मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप वो चीजें लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बोला। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है, जो कि है हमारा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन भले ही आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये काफी आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, HCF निकालना है। जब भी किसी क्वेश्चन में अधिकतम बोले तो वहां पे आप समझ जाइए कि आपको HCF निकालना होता है। HCF किसका, जो नंबर आपको दिया होता है उन संख्याओं का HCF। तो यहां पे देखिए क्या दिया है, 2 नंबर दिया है, एक 616 है और दूसरा 32 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे और HCF निकालने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसे हम a मानते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं हल। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे हल लिख लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसको a मान लीजिए। तो हम लिख लेंगे a बराबर कितना हो जाएगा आपका
616, तो हम लिख लेते हैं a बराबर 616, बड़ी संख्या है और छोटी संख्या क्या है b है, तो हम इसको लिखेंगे b बराबर कितना 32 है, तो छोटी नंबर को हमने ले लिया 32। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना, लिख लेना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमने लिख लिया यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या है यूक्लिड का एल्गोरिथम, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए a का मान कितना है 616, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 616। उसके बाद बराबर b का मान क्या है दोस्तों आपका 32 है, तो 32 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद गुना q का मान हमें नहीं मालूम है, q और r का मान नहीं मालूम है, तो q फॉर क्वोशंट होता है और r फॉर रिमाइंडर होता है, यानी कि भागफल और शेषफल हमको मालूम नहीं है। तो भागफल शेषफल के लिए क्या करेंगे, 32 का 616 में आप भाग लगा दीजिए। तो आइए साइड में हम रफ कर करके देख लेते हैं। तो 32 भाग 616 कर दिए, तो हम लगाएंगे 32 को, यहाँ 61 है तो एक बेर में जाएगा, 32 से कम 32। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आपका कट जाएगा, 11 में 2 जाएगा 9 और 5 में 3 जाएगा 2, कितना आ गया 29 आ गया। ठीक है, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 29। अब इस 6 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, ये कितना हो गया 296, तो करीब ये 9 बेर में आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, तो 9 बेर पढ़ लीजिए, यहाँ 9 लिख लेते हैं। 32 नंबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल रहा 1, 9 तिया 27, 1 28, कितना आ गया दोस्तों आपका 288 आ गया। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28। अब इसको माइनस कीजिए, 16 में 8 गया 8, 8 में 8 जाएगा 0 और 2 में 2 जाएगा क्रॉस। ठीक है दोस्तों, 16 में 8 गया 8, 8 में 8 गया 0, 2 में 2 गया 0। तो यहाँ पे देखिए Q4 क्या होता है, क्वोशंट, इसको बोलते हैं Q, तो ये आपका 19 हो गया और R क्या हो गया आपका 8 हो गया, शेषफल को बोलते हैं R। तो देखिए Q के जगह 19 लिख लीजिए और R की जगह 8 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 32 गुना Q का मान कितना आया था 19 आया था, तो यहाँ पे हम 19 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस शेषफल R की जगह 8 आया था, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे शेषफल हमारा 8 बच गया ना, तो 8 बच गया, तो अब हम क्या करेंगे, शेषफल यहाँ पे हमको 0 लाना होता है, तो 0 नहीं आया तो हम फिर से क्या करेंगे, अब इस 8 का इस 32 में भाग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब इस 616 को हटा दीजिए, 616 की जगह हम क्या लिख लेंगे 32 लिख लेंगे। ठीक है, 616 को हटा करके 32 लिख लेंगे बराबर, और 32 की जगह किसको लिखाएंगे 8 को ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, 8 का भाग लगाइए, यहाँ पे गुना लिख देंगे, गुना, देखिए b के जगह 8 आ गया। उसके बाद गुना गुना q की जगह हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है भी, तो 8 का 32 में भाग लगाइए, देखिए कितना q आता है, तो 8 अब भाग 32 लगा लेते हैं हम इसको, तो 8 चौके क्या आ जाएगा 32, और ये आपका कट गया, क्या आ जाएगा 4 आया। ठीक है, Q बराबर कितना हो गया 4 और R बराबर तो 0 हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे Q की जगह क्या लिख लेते हैं 4, अब प्लस R की जगह क्या लिख लेंगे 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए R हमारा 0 आ गया तो छोड़ देंगे। ठीक है, जब R हमारा 0 हो गया तो समझ जाइए कि HCF आपका निकल गया। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि HCF बराबर, सॉरी, चूंकि यहाँ पे R लिखना है। ठीक है, चूंकि R बराबर 0, R हमारा अब 0 हो चुका है, इसलिए HCF लिखेंगे। चूंकि R बराबर 0, इसलिए यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर से गिन लीजिए तीसरी नंबर पे कौन सी संख्या पड़ती है, 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे आपका 8 पड़ता है, तो जो तीसरे नंबर पे पड़ता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ इसका HCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस संख्या से भाग लगाने पे शेषफल 0 हो जाता है वही संख्या HCF हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 से भाग लगाने पे शेषफल 0 हुआ, इसलिए इसका HCF 8 हो जाएगा। या फिर तीसरी नंबर से 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पे जो नंबर पड़ता है वही उसका HCF हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो इसका HCF हमारा 8 हो गया। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया था, सवाल हमसे पूछा गया था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे जवाब में लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, अतः उन स्तंभों की संख्या 8 होगी जिसमें वे सेना की टुकड़ी मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को काफी आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।